नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे आपके 5वें सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर के। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 1 के ऊपर हम लोगों ने करीब करीब चर्चा कर ली थी। यूनिट 1 का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। यूनिट 1 से जुड़ा हुआ ये सेकंड पार्ट रहेगा। जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अलोंग विद माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे वो तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिस तरीके के न्यूमेरिकल या जिनके रिपीट होने के एग्जामिनेशन में इस बार पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से इत्मीनान से अंडरस्टैंड करेंगे, मेमोराइज करेंगे और इन तमाम कंटेंट का बेनिफिट आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जरूर उठा के आएंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए अब बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अब आगे हमें क्या कुछ पढ़ना है। देखिए, पार्ट सेकंड के अंदर अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड। इससे आगे अगर आप लोग देखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। इससे पहले माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने खत्म किया था आपका दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब आप लोग फॉर्मूला अंडरस्टैंड करते हैं तो उस फॉर्मूले के आगे नेगेटिव साइन होता है। इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर लिया था। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं, आपको याद कर लेना है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको आप लोग आउटले मेथड के नाम से भी जानते हैं, कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको याद कर पाएंगे। 3 अलग अलग केसेस है। इसको एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। अब आज का एजेंडा है माय डियर फ्रेंड्स हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब आप लोग टॉपिक को देखते हैं, जब आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं, तो वहीं से आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, हमारे पास एक तो आपका स्टेटमेंट क्या है, इनकम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा क्या आपको दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका डिमांड दिख रहा है। पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको आइडिया लगा लेना है। इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे आपको रिलेशनशिप निकालना है, इनको डिवाइड करना है। आप लोग रेफरेंस के लिए ऐसा समझ सकते हैं। इनकम के अंदर अगर वेरिएशन आ जाए, इनकम के अंदर चेंजेस, तब्दीली, बदलाव आ जाए, तो डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड के ऊपर क्या कुछ चेंजेस आएंगे, इसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया? यानी इनकम अगर बदल जाती है तो डिमांड किस तरीके से बदलती है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका शॉर्ट एब्रिविएशन रहेगा, याद रखिएगा, वाईईडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज मत हो जाना। जब भी आपको दिखे वाईईडी तो आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाना चाहिए। वाईईडी का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, हमें मेजरमेंट करना है किसका, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड। देखिए, जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ ए कमोडिटी टू ए चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, कंज्यूमर्स की इनकम में चेंज हो रहा है, कीपिंग प्राइस एंड अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये तो बात होती है कि बाकी सभी फैक्टर्स को हमें क्या करना है, प्राइस और जो प्राइस से जैसे हुए जुड़े हुए जितने भी फैक्टर है सबको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो एग्जैक्टली जब भी आप लोग रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू ए चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम की प्राइस एंड अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, इस मेजरमेंट को आप लोग क्या बोलते हो, इस मेजरमेंट को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। सिंपल वर्ड में आप लोग क्या कह सकते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वाईईडी इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। यानी कि ये आपका परसेंटेज चेंज है, किसके अंदर परसेंटेज चेंज है, क्वांटिटी डिमांड के अंदर परसेंटेज चेंज है। आपको चेंज करना है किसके अंदर, इनकम के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परसेंटेज चेंज इन आई। आई का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना, YED, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम इज कॉल्ड, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी इनकम चेंज होती है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो याद रखिएगा आपकी जो डिमांड है ना वो इंक्रीज भी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, और वो डिक्रीज भी हो सकती है। यानी कि डिमांड इंक्रीज
इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है अगर आपकी इनकम बढ़ती है। ये डिपेंड करेगा कि आपका किस तरीके का गुड्स यहाँ पे रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, वहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमने क्या पढ़ा था इससे पीछे, जब आप लोग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ के आए थे, वहां पे देखा था वो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आती थी, नेगेटिव आती थी। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप लोग इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की बात करते हैं, यानी कि YED की बात करते हैं, तो YED आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, YED आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और YED आपका जीरो भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज है। दैट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों के पास गुड्स का टाइप क्या है। ये हम लोग डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था ना प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, उसके अंदर उसका वैल्यू केवल और केवल कैसा आता है, नेगेटिव आता है। इस बात पर आपको जरूर गौर फरमाना है। अब यहाँ पे देखिएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे क्या क्या केसेस दिए हुए हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, क्या हो रहा है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो रहेगी। अगर आप लोग बात करते हैं नेगेटिव की माय डियर फ्रेंड्स, तो नेगेटिव में क्या रहेगी, आपकी जो इनकम की जो बात हो रही है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की बात हो रही है, वो लेस देन जीरो रहेगी। और अगर ये आपकी वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आ जाती है, तीनों केसेस को आपको याद करके चलना है आपके पेपर के लिए कि क्या कुछ लिख के आना। देखिए अगर आप लोग देखेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो यहां पे भी आपके अलग अलग दो केसेस बन रहे हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हम लोग नेसेसिटीज को लेके चलते हैं, केस नंबर 2 में हम लोग लग्जरीज को लेके चलते हैं। नेसेसिटी वाले केस के अंदर याद रखिएगा, जो आपकी बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है वो 0 से और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, और लग्जरी के केस में ग्रेटर देन 1 रहती है। क्लियर। और ऐसे ही अगर आप लोग बात करते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की, यानी कि जो आपका इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है अगर वो 0 से कम आता है, इस केस की अगर आप लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा डिमांड डिक्रीज होती है जब इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस इज आर इंफीरियर गुड्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग, इंफीरियर गुड्स कहते हैं। एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कोर्सेज, ग्रेन्स, चीप क्लोथिंग एंड द लोकल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बेसिक एग्जांपल है, सिर्फ आपको याद रखना, इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है। ये आपको केसेस लिख के आने आपके पेपर के अंदर। ऐसे आपको किसकी बात करनी है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी की बात करनी है। ए चेंज इन द इनकम डज नॉट अफेक्टेड द डिमांड। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, जब इनकम का जो चेंज है डिमांड को अफेक्ट ना करे तो वो क्या कहलाएगा, उस केस में आपका जो YED है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। और आप लोग क्या कह सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे साल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, मैचिस बॉक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, बेसिक दवाइयों का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो कई बार पेपर पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड्स आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कब पॉजिटिव होएगा कब नेगेटिव होएगा, ये सारी बातें माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिख के आनी है। क्लियर है। एक में हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, एक में देखा हमने इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। अगर आप सभी को याद हो तो हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हम लोगों ने देखा था, और एक हमने क्या देखा है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। तो कैसे याद किया आप सभी ने कि सर इन दोनों में है ना इलास्टिसिटी का मतलब हमें रिलेशन को चेक करना है। माने हमने इस तरीके से देखा, यहां पे हमने देखा कि एग्जैक्टली प्राइस का किसके साथ रिलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग, डिमांड के साथ रिलेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा ना। और यहां पे अगर आप लोग इनकम की बात करते हैं तो यहां पे हमने देखा कि आपका इनकम का रिलेशन किसके साथ लेके चल रहे हैं, डिमांड के साथ लेके चल रहे हैं। इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई थी, दोनों जो इलास्टिसिटी आप लोग पढ़ के आए हैं। अब एक और तरीके का इलास्टिसिटी है जो आपको पढ़ना है, जिसको आप लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या कहते हो आप लोग, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए वन गुड। याद रखिएगा यहां पे किसकी बात हो रही है, रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांड की बात हो रही है। माने आप लोग डिमांड के साथ डील करेंगे, किसकी डिमांड रहेगी, एक गुड की चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स। काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो चेंज होगा ना वो किसमें होगा, उसके प्राइस, जो कोई दूसरी गुड्स है उसके प्राइस के अंदर चेंज होगा। कीपिंग अनदर फंक्शंस आर कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इट जस्ट सिमिलर टू द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहां पे जिस गुड्स का प्राइस है ना, प्राइस के अंदर तब्दीली आएगी, उसी गुड्स की डिमांड के अंदर तब्दीली आएगी। अब यहां पे क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारे पास दो अलग अलग गुड्स होंगी। जैसे लेट अस से मैंने मान लिया है हमारे पास एक गुड्स G1
Z1 है और एक आपका गुड Z2 है। क्लियर है? अब होगा क्या, हमें चेक क्या करना है, हमें रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड किसकी चेक करनी है, Z1 की, लेकिन जो चेंज है वो किसके अंदर आ रहा है, Z2 के अंदर आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द वन गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एन अनदर रिलेटेड गुड्स। बाकी सब फैक्टर को क्या करके चलना है, कांस्टेंट करके चलना है। तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आपको याद रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे दो गुड्स लेके चलते हैं, मैंने मान लिया है गुड्स ए है हमारे पास और फिर क्या है हमारे पास गुड्स बी है, तो यहाँ पे क्या करना है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स से तो प्राइस किसका लेके चलेंगे, बी का। समझ में आया? यानी कि एक कमोडिटी है, उसकी क्वांटिटी में जो चेंजमेंट आएगा, किसकी वजह से हमें चेंज प्राइस किसका करना है, आप लोग कह सकते हैं दूसरी क्वांटिटी का, रिलेटेड क्वांटिटी का। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना? आप लोग क्या कहेंगे इसको, ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि XED से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोगों ने अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े हैं, इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक हम लोगों ने पढ़ा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने देखा इनकम जब चेंज होती है, चेंज इन इनकम का रिलेशन डिमांड के साथ, और इसके बाद हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम लोगों ने बात की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा प्राइस एंड डिमांड के साथ रिलेशन, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्राइस की तो बात करेंगे, प्राइस एंड डिमांड की तो बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन दो रिलेटिव कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे भी किसकी बात होगी, आपकी प्राइस एंड डिमांड की ही बात होगी, लेकिन यहाँ पे गुड्स रहेंगी दो, एक का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर आपको चेक करना है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी वैल्यू देगा, आपको नेगेटिव देगा, लेकिन जो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। समझ में आया? ये सारी बातें अभी तक हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। समझ में आई इतनी बातें? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो काफी इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, जैसे आपने पढ़ा ना ग्रॉस इलास्टिसिटी, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। तो क्या बताया मैंने, माय डियर फ्रेंड्स, ये केवल और केवल कैसी वैल्यू देगा, आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ा। तो इसके केस में हमारे पास आया सर पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। और मैंने बताया तीनों केसेस आपको याद करने हैं, पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग पूछ रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की। यहां पर दो गुड्स की बात होंगी, याद क्या रखना है, याद ये रखना है इसकी जो वैल्यू है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और अगेन क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। समझ में आया? इसको भी आपको याद करके चलना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो यहां पे क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी हेल्प आइडेंटिफाई वेयर टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कहां पे गुड्स को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है या अनरिलेटेड रहने वाली है। क्लियर? तीन केसेस आपको याद करने हैं आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जब आपका XED ग्रेटर देन जीरो है, आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो है। अगर आपका XED किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो तीनों केसेस में अच्छे से लिख के आना। देखिए अगर आपसे कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पॉजिटिव का भी एक्सप्लेनेशन देना है, नेगेटिव का भी एक्सप्लेनेशन देना है और जीरो का भी एक्सप्लेनेशन देना है। दैट्स इट। ठीक है ना? और सारी बातें फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर्मूले के ऊपर माने कब पॉजिटिव आएगा, अब ऑब्वियस सी बात है जो फॉर्मूला है न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो पॉजिटिव आ जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा है, अगर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। और अगर आप लोग बात करते हैं दोनों इक्वल है तो कितना आ जाएगा, आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अगर आप लोग नहीं कर सकते एडजस्ट माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, सारी बातें आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे तो जस्ट थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? सारी बातें आपको एक जगह मिल रही है तो ऑब्वियसली आप लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स एक और आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जिसको आप लोग कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जब भी आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेट अस से कि मैंने दो वैल्यूज ले ली है, एक वैल्यू मेरी यहां पे एग्जिस्ट करती है और एक वैल्यू मेरी यहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है? ये ग्राफ है किसी भी कॉमेडी
लिक्विडिटी का आप लोग लेके चल सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको मिला दूं या फिर आपका जो मान लीजिए आर्क बन जाए, यहाँ पे क्या बन जाए, आर्क बन जाए, कुछ इस तरीके का सीन आप लोग लेके चले। और यहां से अगर आप लोग देखेंगे ना, मैं अगर आपको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे दिखाऊं, तो ये जो आर्क है ना, इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। समझ में आई मेरी बात, स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। वैसे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड द आर्क। इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको आर्क कहते हैं। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे पढ़ना है जब भी आप लोग इसकी बात करेंगे आर्क की। तो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर्स द एवरेज इलास्टिसिटी। ध्यान रखिएगा, ये क्या निकालती है, एवरेज इलास्टिसिटी। जैसे दो पॉइंट है, एक आपका ए पॉइंट है और दूसरा कौन सा है, बी पॉइंट है। दोनों का माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। वो क्या होगा, एवरेज इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी डिमांड होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, मेजर द एवरेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। देखिए कितने पॉइंट्स की बात हो रही है, दो पॉइंट्स की बात हो रही है। कहां पे है, डिमांड कर्व के ऊपर। कौन कौन से दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। दोनों का एवरेज लेके चलते हैं और वो एवरेज क्या कहलाता है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। समझ में आई मेरी बात। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अब ध्यान क्या रखना, इट यूज्ड व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन द प्राइस। जब भी ज्यादा प्राइस के अंदर चेंज आएगा ना, उस केस में हम लोग आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करके चलेंगे, कंसीडरेशन में लेके चलेंगे। समझ में आया। तो कुछ पॉइंटर्स इनको आप लोगों को याद करना है, जहां पे ज्यादा ही चेंजेस आ जाते हैं तो उस केस में आप लोग क्या लगाते हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगाते हैं। अब इसका फॉर्मूला बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला बड़ा जरूरी है और इसकी जरूरत क्यों है ये पढ़ लीजिए। व्हाई आर्क इलास्टिसिटी इज नीडेड, क्यों इलास्टिसिटी नीडेड है ये ध्यान रखिएगा। When we use regular elasticity formula between the 2 points, using the initial price given one result and using the final price given the another result। माने आप लोग इनिशियल प्राइस लेके चलेंगे, एक रिजल्ट मिलेगा, फाइनल प्राइस लेके चलेंगे, एक और रिजल्ट मिलेगा। दिस क्रिएट्स ए इनकंसिस्टेंसी। ये क्या करता है, एक इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। हम दो पॉइंट की बात करें, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट है। इसके ऊपर इलास्टिसिटी निकालेंगे, फाइनल के ऊपर इलास्टिसिटी निकालेंगे, दो अलग अलग रिजल्ट निकल के आएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो हमें कंसिस्टेंट रखना है। तो दोनों का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। दोनों का क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे। दैट्स व्हाई हमारे क्या काम आएगा, आर्क इलास्टिसिटी काम आएगा। समझ में आया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये आपका यूनिक एंड कैसा रहने वाला है, कंसिस्टेंट रहने वाला है। स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, जब भी आपसे पेपर में पूछेगा, क्या पूछेगा, आपको निकालना है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई और ए, ठीक है ना। स्मॉल ए मतलब आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। याद रखिएगा आपको क्या करना है, क्वांटिटी के अंदर चेंज निकालना है। यानी कि आपकी क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आया है अपॉन में जो आपका एवरेज क्वांटिटी है। देखिए क्या लिखोगे आप लोग, एवरेज क्वांटिटी। समझ में आया। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपकी क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आया अपॉन में कितना आ जाएगा, एवरेज क्वांटिटी आ जाएगा। अब सिमिलरली इसको मेरे को डिवाइड कर देना है प्राइस से। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, चेंज इन प्राइस कह देंगे और अपॉन में क्या कह देंगे, जो आपका एवरेज प्राइस है। क्लियर है। एक एवरेज प्राइस और एक आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस। ये दोनों चीजें आपको लेके चलनी है। समझ में आई मेरी बात। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ ए नीड या आर्क इलास्टिसिटी डिमांड, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में एवरेज क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन में एवरेज प्राइस। अब ध्यान रखिएगा कैसे निकालना है। देखिए अगर आप लोग कहते हैं मैं चेंज इन क्वांटिटी की बात करता हूं, तो मेरे पास दो क्वांटिटी है, Q2 है और एक क्या आ जाएगा आपका Q1 आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरे पास चेंज इन क्वांटिटी आ गया। अगर मैं कहूं Q2 को मैं Q1 में ऐड कर दूं और इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगी, ये एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी। समझ में आई। ऐसे ही आपको क्या करना, प्राइस के केस में मैंने P2 में से 2 प्राइस ले लिया, P1 को माइनस कर दिया, तो ये चेंज इन प्राइस आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, P1 के अंदर P2 को ऐड कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा। समझ में आया। तो बहुत बेसिक बातें आपको यहाँ पे करके चलनी है। सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, पीपीटी के अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। देखिए Q2 माइनस Q1 चेंज इन क्वांटिटी और एवरेज Q1 प्लस में Q2 डिवाइडेड बाय 2 और ये आपका डिवाइड प्राइस से हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ केसेस है जिनको आपको याद रखना। अच्छा कुछ बातें हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा।
अगर आपका रिजल्ट आता है यानी कि इलास्टिसिटी या आर्क इलास्टिसिटी 1 से बढ़ाता है तो आप लोग कहेंगे इलास्टिक डिमांड है। अगर 1 के इक्वल आता है तो यूनिटरी इलास्टिक है। अगर लेस देन 1 आता है तो आप लोग कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर पूछ सकता है इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। तो आपका जो आर्क इलास्टिक डिमांड है वो अगर 1 से बढ़ा तो इलास्टिक इक्वल 1 यूनिटरी, और लेस देन 1 आता है तो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अहम फॉर्मूला है, जरूरी फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा, रट के एग्जामिनेशन में जाइएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। ये वाला सवाल बड़ा मैंने पेपर में देखा है। ठीक है ना, काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसको एक बार फटाफट से रीड करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके। देखिए क्या क्वेश्चन है, वुड टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन, किसकी बात कर रहा है, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। ठीक है ना, जो क्या है, डिमांड कर्व के ऊपर है, हैव द सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या उनकी सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है। किसकी बात कर रहा है, सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से समझना, सवाल बड़ा ट्रिकी है। सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है एट ए गिवन प्राइस। क्लियर है। अब यहां पे आपको देखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस के ऊपर तो डिपेंड करती है। इसने क्या कहा, एक प्राइस गिवन है, क्या है, एक प्राइस गिवन है, दो स्ट्रेट लाइन है, प्राइस दोनों का सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग है। क्या है, क्वांटिटी अलग है। तो याद रखिएगा जब क्वांटिटी बदलती है ना तो आपका स्लोप बदलता है। क्या बनता, बदलता है, स्लोप बदलता है। और आपको याद ये रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर आप लोग बात करते हैं, अगर मैंने क्या कहूं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको ये याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केवल एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपका प्राइस फिक्स हो गया तो मामला सेट हो गया। इसके अलावा स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्लोप क्वांटिटी के बदल जाने से बदल जाता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कह सकते हैं नो, हम लोग क्या कहेंगे, नहीं, दो पैरेलल लाइंस जो भी आपकी डिमांड कर्व्स डू नॉट हैव द सेम इलास्टिक एट ए गिवन प्राइस। प्राइस जो भी हो, अगर उनकी क्वांटिटी बदली हुई है तो उनका क्या नहीं रहेगा, सेम इलास्टिक पॉइंट नहीं रहेगा। इवन दो दे आर पैरेलल, चाहे वो पैरेलल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका स्लोप क्या है, इक्वल। अब देखिए पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या है, इक्वल है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट द सेम प्राइस एंड द क्वांटिटी लेवल। ये आपको थोड़ा याद रखना है। इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द बोथ, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करती है एंड प्राइस क्वांटिटी रेशियो के ऊपर भी। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपका उसने क्या कर दिया, प्राइस फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, प्राइस फिक्स कर दिया, दोनों के अंदर प्राइस सेम है, ठीक है ना, उसने क्या किया, स्लोप भी सेम कर दिया, क्या कर दिया, स्लोप भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। ठीक है, अब क्या, अब बताइए, अब क्या दोनों के बीच में इलास्टिसिटी सेम रहेगा, तो यहां पे आंसर आएगा नो, क्योंकि इसके अलावा आपको क्या करना है, एक फैक्टर और लेके चलना है, हमें प्राइस के साथ क्वांटिटी का रेशियो भी लेके चलना है। समझ में आया, हम लोग क्या कहेंगे, प्राइस के साथ क्वांटिटी का रेशियो भी लेके चलेंगे, क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट है तो रिजल्ट अलग आएगा। दैट्स व्हाई यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, डिफर करेगा। समझ में आया, यानी आप लोग ये कह सकते हैं स्लोप प्लस में आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका प्राइस क्वांटिटी रेशियो, दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है आपकी इलास्टिसिटी। अगर एक भी चीज बदली, यानी कि आप लोग ये कह दीजिए, ठीक है, उसने कह दिया स्लोप सेम है, ठीक है ना, उसने कह दिया प्राइस सेम है, हाँ वो अगर ऐसा कह देना कि क्वांटिटी भी सेम है, क्या है आपकी क्वांटिटी भी सेम है और स्लोप सेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे यस। लेकिन इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, नो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको बड़ा काम आएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ये क्या कहता है, इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला है प्राइस अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 1 बाय स्लोप। याद रखिएगा क्या फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहेंगे, 1 डिवाइडेड बाय स्लोप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफी न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर स्लोप उसने सेम दे दिया, क्या दे दिया, ये वाला फैक्टर उसने क्या दे दिया, सेम दे दिया, लेकिन जो ये रेशियो है प्राइस और क्वांटिटी का, ये दोनों चीजें तो डिफरेंट होगी ना, क्योंकि उसने प्राइस ही तो सेम दिया है, प्राइस ही तो क्या किया है, सेम दिया है, क्वांटिटी तो बदलेगा, क्वांटिटी बदलेगा तो आपका रिजल्ट भी बदलेगा और रिजल्ट भी बदलेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं पहले केस में जो P बाई Q1 आया था, दूसरे केस में P बाई Q2 है, वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। फॉर्मूला याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द प्राइस अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय स्लोप। दैट्स इट। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
एक ये क्वेश्चन है, ये आपको रीड करके जाना है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है ना, इसी के बिहा पे है, आपको जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एक बार पढ़ के जाना है। सेम क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में रिपीट कोई भी सवाल हो सकता है जो आज मैं करा रहा हूं, तो मेक श्योर करके माय डियर फ्रेंड्स इनको अच्छे से पढ़ के जाना। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है जो मैंने पढ़ाया है, यानी कि पी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय स्लोप। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर भी फ्रेम कर दीजिएगा। पहले खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो मैंने सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लैरिटी मिला होगा। ये एक और सवाल है, स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन करना है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व, यानी कि जो भी आपकी डिमांड कर्व है उसका स्लोप है वो क्या है, वन ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब इंग्रेडिएंट है जिनसे मिलकर वो बना होता है, ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना है। यस, इतनी बात सही है कि वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है, लेकिन आपको ये बताना है यहां पे कि सर जब आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो हम एक फैक्टर और लेके चलते हैं, प्राइस क्वांटिटी रेशियो। मल्टीप्लाई में क्या कहते हैं, 1 बाय स्लोप भी कहते हैं। तो वन एंड ओनली फैक्टर नहीं है आपका ये स्लोप, बल्कि आप लोग कह सकते हैं तो इनमें से एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या होएगा, दूसरा फैक्टर होएगा प्राइस क्वांटिटी रेशियो। यहां पे लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है प्राइस क्वांटिटी रेशियो। इसको आपको अच्छे से करके जाना है। यहां पे आपको ये सारी बातें बता के आनी है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। पेपर में कैसे लिखना है वो सारा मैंने कंटेंट दिया हुआ प्रेजेंटेशन के अंदर, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर? सारी बातें माय डियर फ्रेंड्स यहां पे लिखी हुई है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। हर क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के साथ माय डियर फ्रेंड्स आपका रहने वाला है। इसके अलावा एक सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है, प्रूव दैट एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, किसकी बात हो रही है, सप्लाई कर्व की बात हो रही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, हैज ए वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 1। यानी आपको इलास्टिसिटी निकालना है। क्या निकालना है, इलास्टिसिटी निकालना है। तो अब मेरे को बताओ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोग इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं तो इलास्टिसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हम लोग कहते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन में हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आप लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आप लोग क्या कहेंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कहते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग कहेंगे dq बाई dt, सॉरी dq बाई dp, क्या कहेंगे, dq बाई dp, और इसका रेसिप्रोकल करके नॉर्मल लिख दो, यानी कि p अपॉन में क्या हो। समझ में आया? जब भी आपको इसको चेंज करना, टेक्निक बता रहा हूं, याद रखिएगा। क्या होता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, आप लोग कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका अगर आप लोग खोलना चाहते हैं तो dq बाई dp तो हो जाएगा, अब इसका उल्टा कर दीजिए, p बाई q आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इलास्टिसिटी की इसकी भी वैल्यू निकाल लेनी है और इसकी भी वैल्यू निकाल लेनी है। यानी आप लोग क्या निकालेंगे, dq बाई dp की वैल्यू निकालेंगे और p बाई q की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर कितना दिखाना है, 1 दिखाना है। सवाल समझ में आया? बेसिक से सवाल है। देखिए यहाँ पे आप भी इसका सॉल्यूशन भी कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या गिवन है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोगों ने मान लिया Q इज इक्वल टू द KP है। याद रखिएगा Q का मतलब क्वांटिटी, P का मतलब प्राइस, और K हमेशा किससे बड़ा रहेगा, स्लोप ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू द KP इक्वेशन आपने माना। ये वाला फॉर्मूला मैंने समझा दिया है कैसे आया है। ठीक है, अब करना क्या है, Q इज इक्वल टू द KP को आपको डिफरेंशिएट कर देना है P के रिस्पेक्ट में। यानी कि आपका जो क्या है, Q इज इक्वल टू द KP है, इसको अगर आप लोग P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dq, और P के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, dp, और यहाँ पे देखिएगा P के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, dq बाई dp की वैल्यू कितनी आ गई है, k आ गई है। देखिए dq बाई dp की वैल्यू कितनी आ गई है, k आ गई है। अब जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये वाला ना, तो इसकी जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह k पुट कर सकते हैं। यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द k मल्टीप्लाई में p अपॉन में क्या हो। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे देखिए ये आ गई ना इक्वेशन, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द k मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू द सॉरी ES इज इक्वल टू द k मल्टीप्लाई में p अपॉन में q। अब ध्यान रखिएगा, जो आपने Q इज इक्वल टू द KP पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू द KP, और मैं P को अगर इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन में P इज इक्वल टू द K। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, Q अपॉन में P की वैल्यू कितनी है, K है। तो ये तो K था, अब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 1 अपॉन में K आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, K मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1, कट करके कितना आ जाएगा आपका 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी न्यूमेरिकल है, सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आ रहा तो रट लो,
क्योंकि लास्ट टाइम चल रहे हैं, हमारा मेन मोटिव यही है कि किसी भी तरीके से पेपर के अंदर पास हुआ जाए, किसी भी तरीके से पेपर के अंदर ठीक ठाक नंबर लेके आ सके। तो नहीं समझ में आए तो इसको आप लोग रट सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो इसका एक ईजी एक्सप्लेनेशन, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे करना है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इक्वेशन लेके चलना है। क्या लेके चलना है? इक्वेशन लेके चलना है, क्यू इज इक्वल टू द के पी, ठीक है ना, यानी कि क्वांटिटी इज इक्वल टू द के मल्टीप्लाई में आप लोग क्या लेके चलेंगे? पी लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, क्यू आपका क्वांटिटी है, के आपके देखिए क्यू क्या आपका क्वांटिटी, पी क्या आपका प्राइस, और के क्या है? कांस्टेंट स्लोप कोएफिशिएंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें इलास्टिसिटी निकालना है। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग कहते हैं डेल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिफरेंशियल फॉर्म में करना चाहते हैं तो मैंने बताया था, आप लोग लिख दीजिए डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आपका डीपी, और इसका उल्टा करके लिख दीजिए, माने आप लोग क्या कहेंगे? पी अपॉन में क्यू कह देंगे, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन 1 है इसको डिफरेंशिएट अगर मैं कर देता हूं, इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट किया है। तो पी के रिस्पेक्ट में तो ये क्या बन जाएगा आपका डी क्यू अपॉन में क्या बन जाएगा? डीपी। पी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, आपने सीखा होगा, तो कितना आ जाएगा? के। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपकी? 3 हो गई है, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? डी क्यू बाई डीपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। यानी मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं सर ई एस इज इक्वल टू द, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? के, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया? पी अपॉन में क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये क्या है? क्यू इज इक्वल टू द के पी है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं ये पी इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? के। मैं कह देता हूं उल्टा कर दो तो ये क्या आ जाएगा? पी अपॉन में क्यू, जो हमें चाहिए ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में के हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि इसकी जगह आप लोग क्या कह सकते हो? 1 अपॉन में के कह सकते हो, यानी आप लोग क्या कहोगे? के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में के से के कैंसिल, तो आप लोग क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द 1, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्रूफ कर सकते हो, बेसिक है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है जो मैंने बताई ना, सेम ही कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे मेरे हिसाब से, मेरी इवैल्यूएशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से इनके अंदर से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होना चाहिए, या टॉपिक रिपीट होना चाहिए। मेरी इवैल्यूएशन के हिसाब से आपको केवल इतना ही करना चाहिए। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल है जिन पे आपको जरूर गौर फरमाना है, जिनको अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत हद तक सवाल रिपीट आपके पेपर के अंदर हो जाएंगे। जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है? ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे पूछा गया है फॉर द गिवन बिलो मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर ए ऑरेंज कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। क्या निकालना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपको याद होना चाहिए, जब भी आप लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में हम कहते हैं चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कहते हैं? उल्टा कर दीजिए, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब क्या कह रहा है? 45 से 40 वाला केस लेके चल रहा है। ये 45 रहा, ये 40 रहा, फाइनल कितना चेंज हुआ? देखिए अगर आप लोग प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस कितना है आपका? 45 है, ठीक है। प्राइस कितना है? 45 है। 45 से 40 पे गए, चेंज कितना हुआ? डेल्टा पी की अगर आप लोग बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, 45 से 40 तो 5 की कमी आई है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वांटिटी कितना था 45 पे? 10 कहां पे चले गए? 12 पे, यानी कि क्वांटिटी की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। और चेंज इन क्वांटिटी कितना आया है? चेंज इन क्वांटिटी आया है 10 से 12, 12 में से 10 गया तो 2। फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी 2 है, चेंज इन प्राइस कितना है आपका? माइनस का 5 है, गुना कर दो, मल्टीप्लाई में प्राइस कितना है? 45 है, और क्वांटिटी कितना, सॉरी ये 45 है, याद रखिएगा 45, और क्वांटिटी कितना है? 10 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग कैंसिल देखिए 5 से चला जाएगा, और अगर आप लोग 5 से जाते हैं तो 9 पंजा 45, कितना आ जाएगा? माइनस 9.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 9.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया? माइनस 9.5। इसको कैंसिल करेंगे ना तो 1.8 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले को याद रखिएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए आपको 50 किलो से कहां पे जाना है? 40 किलो पे। तो ये रहा 50, और 50 से कहां पे गए? 40 पे। तो बताइए आपका प्राइस बताइए पहले तो, प्राइस कितना है? प्राइस है आपका 50, और चेंज इन प्राइस कितना आया है? आप 50 से 40 पे गए तो माइनस का 10 हुआ है। 50 पे क्वांटिटी कितना था? 25 था, तो क्वांटिटी कितना आ गया? 25 आ गया। चेंज कितना हुआ है? 25 से 32 पे गए हो तो डेल्टा क्यू बराबर है 25 + 30, 7 का चेंज आया, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है डेल्टा क्यू
अपोन में आ जाएगा डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपोन में कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू कितना है आपका 7 है और पी कितना है आपका माइनस का 10 है, पी कितना है आपका 5 है और आपका क्यू कितना है 25 है। देखिए 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऊपर 7 नीचे कितना आ गया माइनस का 50, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 50/25। हाँ अच्छा, प्राइस था 50, मैंने कितना लिख दिया 5 लिख दिया, प्राइस कितना था 50 था, तो याद रखिएगा 0 आएगा। ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये एक 0 की मिस्टेक थी, आप लोग इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सेम पैटर्न के ऊपर ही है, क्वेश्चन नंबर 35। इसको आप लोग जरूर अच्छे से कीजिएगा, सारी चीजें गिवन होती हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, चलिए आप इसको अपने हिसाब से कीजिएगा, कमेंट में आंसर क्या बताओगे, आंसर तो इसका गिवन है, एक ही न्यूमेरिकल है, बस इसको आपको करना है। एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी 2 न्यूमेरिकल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, सेम फॉर्मूला आपका काम करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। हालांकि आंसर के साथ मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो आपको करने में भी कोई आसानी नहीं होगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स यूनिट नंबर 1। काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के मेरी कोशिश रही है कि आपको चीजों को समझा दूं और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक कर लें जो एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाए। हालांकि यूनिट बहुत बड़ी है ये, इसके अंदर काफी कुछ हमें पढ़ना होता है, लेकिन हमने वो चीजें पढ़ी जिनके एग्जामिनेशन में इस बार आने के चांसेस बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।